हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल स्टडी फॉर लॉ, जिसमें आज हम एलएलबी थर्ड सेमेस्टर के प्रशासनिक विधि के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, ठीक है। आज मैं आपको इस वीडियो में 5 क्वेश्चन पढ़ाऊंगी प्रशासनिक विधि के, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, प्रशासनिक विधि की परिभाषा दीजिए, इसकी प्रकृति क्षेत्र का वर्णन कीजिए। डिफाइन एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, डिस्कस इट्स नेचर एंड स्कोप। प्रशासनिक विधि की परिभाषा। प्रशासनिक विधि एक महत्वपूर्ण विषय है जो सरकारी अधिकारियों की शक्तियों और उनके नियंत्रण से संबंधित है। इसकी परिभाषा करना एक जटिल मतलब कठिन कार्य है, लेकिन कुछ विद्वानों ने इसे परिभाषित करने का प्रयास किया है। जो प्रशासनिक विधि है ये संबंध रखती है किससे? सरकारी जो अधिकारी होते हैं, जो सरकारी पद पर नियुक्त होते हैं, उनकी शक्तियों से। जो भी व्यक्ति सरकारी पद पर नियुक्त होते हैं, जो सरकारी अधिकारी होते हैं, उनसे संबंधित है प्रशासनिक विधि, ठीक है। फिर इसकी कुछ परिभाषाएं हैं, कुछ विधिवेताओं ने इसकी परिभाषा दी है। पहले हैं रॉबिन्सन की परिभाषा। प्रशासनिक विधि का बहुत जोरदार समर्थन महाशय रॉबिन्सन ने किया है। इनका प्रतिपादन है कि इन्होंने कहा है, प्रशासनिक विधि को लोक प्रशासन से संबंधित विधि उसी प्रकार समझना चाहिए जैसे वाणिज्यिक विधि वाणिज्य से संबंधित विधि से मिलकर बनती है और भूमि विधि भूमि से संबंधित विधि से बनकर मिलती है। इनका मतलब है कि जो प्रशासनिक विधि है उसे लोक प्रशासन से उसी प्रकार संबंधित समझा जाना चाहिए, उसी प्रकार समझना चाहिए जैसे समुद्र विधि का समुद्र से संबंध है, अंतरराष्ट्रीय विधि का किसे, जो दो देश होते हैं उनसे संबंध है, एक दूसरे देश से, ठीक है। और आपकी जो ह्यूमन राइट्स है, मानव अधिकार है, वो मानवों के व्यक्तियों के अधिकार से संबंध रखती है। प्रॉपर्टी लॉ है, जो हमारी संपत्ति अंतरण अधिनियम है, वो संपत्ति से संबंधित है। इसी प्रकार जो प्रशासनिक विधि है वो लोक प्रशासन से संबंध रखती है। लोक प्रशासन जो सरकारी अधिकारी होते हैं उनसे संबंधित इस विधि को बनाया जाता है ताकि इस विधि के द्वारा जो लोक प्रशासन में लोग कार्य करते हैं उन पर नियंत्रण किया जा सके। जो सरकारी अधिकारी होते हैं, जो सरकार की तरफ से सरकारी पद पर नियुक्त होते हैं, उनके कार्यों पर, उनके दायित्वों पर, उनकी शक्तियों पर कंट्रोल किया जा सके, इसलिए बनाई जाती है प्रशासनिक विधि, ठीक है। इसका निर्माण किया गया है लोक प्रशासन के लिए। आई होप आपको समझ में आ गया होगा सिंपल भाषा में कि प्रशासनिक विधि क्या है। जो लोक प्रशासन से संबंध रखती है और सरकारी अधिकारियों के कार्यों पर, दायित्वों पर, शक्तियों पर नियंत्रण रखती है, उसे कहते हैं प्रशासनिक विधि, ठीक है। फिर इसके बाद आते हैं डाइसी की परिभाषा पे। डाइसी के अनुसार प्रशासनिक विधि राष्ट्र की विधि प्रणाली का एक भाग है जो राज्य पदाधिकारियों यानी कि राज्य के जो पदाधिकारी हैं, जो सरकारी पद पर नियुक्त हैं, उन अधिकारियों की विधिक प्रास्थिति का मतलब होता है स्टेटस, यानी कि लीगल स्टेटस और दायित्व निर्धारित करती है। किनके? पदाधिकारियों के, जो किसी न किसी सरकारी पद पर नियुक्त हैं, उनकी विधिक प्रास्थिति यानी कि लीगल स्टेटस। और प्राइवेट व्यक्तियों के अधिकारों और दायित्वों को लोक प्राधिकारियों के साथ व्यवहार करने में परिनिश्चित करती है। प्राइवेट व्यक्ति कौन? जो प्राइवेट व्यक्ति हैं वो होती है जनता, और जो लोक प्राधिकारी हैं वो होते हैं सरकारी कर्मचारी, ठीक है। फिर इसके बाद आते हैं जेनिंग्स की परिभाषा पर। जेनिंग्स के अनुसार प्रशासनिक विधि प्रशासन से संबंधित विधि है। प्रशासनिक विधि किससे संबंधित है? प्रशासन से। और जो क्या कार्य करती है? जो लोक पदाधिकारी हैं, जो किसी भी सरकारी पद पर नियुक्त कोई व्यक्ति है, उनके कार्य, उनके गठन, उनकी शक्तियाँ, उनके कर्तव्य, इन सब को सुनिश्चित करती है, इन सब के कार्यों पर कंट्रोल करती है, ठीक है, कंट्रोल रखती है, जिसमें प्रशासनिक प्राधिकारियों के गठन, शक्तियों और कर्तव्यों को निश्चित किया जाता है,
ठीक है, यह है जेनिंग्स की परिभाषा। जितने भी ये राइटर्स हैं, विधिवेता हैं, इन सब के नाम याद रखना और एक एक की पॉइंट उठा लेना सबका। जैसे इसमें बोला गया है कि प्रशासनिक प्राधिकारियों के जो गठन है, उनके कर्तव्य हैं, उनकी शक्तियां हैं, उनको निश्चित किया जाता है प्रशासनिक विधि द्वारा। ठीक है, फिर इसके बाद नेक्स्ट है हमारे बेंड और फिलिप्स। प्रशासनिक विधि लोक विधि की एक शाखा है। जो प्रशासनिक विधि है वो लोक विधि की एक शाखा है जो प्रशासन में लगे हुए सरकार के विभिन्न अंगों के गठन, शक्तियों, कर्तव्यों, अधिकारों और दायित्वों से संबंधित है। ठीक है, किसके? जो सरकार के विभिन्न अंग हैं उनके सभी गठन, शक्तियों, कार्यों, कर्तव्यों, इन सब के अधिकारों से संबंधित है प्रशासनिक विधि। फिर आते हैं इसके बाद HWR बेड। प्रशासनिक विधि सरकारी शक्ति के नियंत्रण से संबंधित विधि है। जो प्रशासनिक विधि है वो सरकारी शक्ति, जो भी सरकारी पद पर अधिकारी नियुक्त हैं उनको जो शक्ति प्रदान की गई है उनके नियंत्रण से संबंधित है। ठीक है, फिर आते हैं इसके बाद डेविस। प्रशासनिक विधि का संबंध प्रशासनिक अभिकरणों की शक्तियों और प्रक्रियाओं से है, जिसमें विशेषकर प्रशासनिक कार्य के न्यायिक पुनर्विलोकन को विनियमित करने वाली विधि सम्मिलित है। ठीक है, फिर है इसके बाद ग्रिफिथ और स्ट्रीट। प्रशासनिक विधि का संबंध 3 प्रकार के प्रश्नों के उत्तर से है। प्रशासन किस प्रकार की शक्तियों का प्रयोग करता है? पहला, उन शक्तियों की सीमाएं क्या हैं? वे रीतियां क्या हैं जिनसे प्रशासन को उन सीमाओं के भीतर रखा जाता है? इन्होंने 3 प्रकार बताए हैं प्रशासनिक विधि के। इन परिभाषाओं से स्पष्ट होता है कि प्रशासनिक विधि एक महत्वपूर्ण विषय है जो सरकारी अधिकारियों की शक्तियों और उनके नियंत्रण से संबंधित है। ठीक है, तो ओवरऑल इसमें जो ये 7 परिभाषाएं हमने पढ़ी हैं इन सब में एक ही बात बताई गई है, बस बताने के तरीके थोड़े अलग अलग हैं कि प्रशासनिक विधि सरकारी पद अधिकारियों, जो सरकारी पद पर कोई भी व्यक्ति नियुक्त है, उसके कार्य, उसके कर्तव्य, उसके दायित्व से संबंधित है। ठीक है, आपको ये सारी परिभाषाएं जो हैं 7 नाम हैं, इनके 7 नाम याद रख लेना और इनकी परिभाषाओं के एक एक कीवर्ड उठा लेना। आपको सारी परिभाषाएं आसानी से याद हो जाएंगी। ठीक है, फिर है इसके बाद प्रशासनिक विधि की प्रकृति। नेचर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। प्रशासनिक विधि का स्वभाव यह है कि यह प्रशासन के कार्यों को नियंत्रित करने वाली आधुनिक विधि है। किसको? प्रशासन के कार्यों को। और प्रशासनिक कार्य कौन करते हैं? सरकारी अधिकारी। विधि एक स्वतंत्र शाखा है। जो आधुनिक विधि है वह एक स्वतंत्र शाखा है जिसका उद्देश्य सरकारी अधिकारियों द्वारा किए जाने वाले कार्यों, जो सरकारी अधिकारी हैं उनके द्वारा किए जाने वाले कार्यों को कानून के दायरे में रखना है। किसका उद्देश्य? प्रशासनिक विधि का। यह नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करती है और मनमाने तथा विवेकाधीन शक्ति के दुरुपयोग को रोकती है। प्रशासनिक विधि न्यायिक पुनरीक्षण पर आधारित होती है, जहां न्यायालय प्रशासनिक कार्यों की वैधता की जांच करते हैं। यह कल्याणकारी राज्य की अवधारणा से जुड़ी है, इसलिए लचीली और समयानुकूल परिवर्तन मानी जाती है। ठीक है, यह प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों को बढ़ावा देती है। कौन? प्रशासनिक विधि। प्रशासनिक विधि प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों को बढ़ावा देती है और सुनिश्चित करती है कि हर प्रशासनिक निर्णय निष्पक्ष व न्यायपूर्ण हो। जो भी प्रशासनिक निर्णय हो रहा है वो निष्पक्ष और न्यायपूर्ण होना चाहिए। साथ ही यह प्रत्यायोजित विधान, डेलीगेटेड लेजिस्लेशन तथा प्रशासनिक विवेक का नियंत्रण करती है। प्रशासनिक विधि का मूल स्वभाव प्रशासन को उत्तरदायी, पारदर्शी और कानून शासित बनाना है। किसका? प्रशासनिक विधि का जो मूल स्वभाव है वो है प्रशासन को उत्तरदायी बनाना, पारदर्शी बनाना और
ठीक है, ये था प्रशासनिक विधि का नेचर, प्रकृति। फिर आता है प्रशासनिक विधि का क्षेत्र, स्कोप ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। हमारे उपयुक्त विचारण से यह निष्कर्ष निकलता है कि प्रशासनिक विधि 5 बातों की जांच से संबंधित है। जो प्रशासनिक विधि है ये 5 बातों की जांच से संबंधित है। पहली, प्रशासन की शक्तियाँ क्या हैं और प्रशासनिक शक्तियों की सीमाएं क्या हैं। पहले तो इनकी शक्तियाँ क्या क्या हैं, इनको क्या क्या पावर्स दी गई हैं, फिर उनकी क्या सीमाएं हैं, जो पावर्स दी गई हैं उनकी क्या सीमाएं हैं, फिर वे रीतियाँ क्या हैं जिनसे प्रशासन को उन सीमाओं के भीतर रखा जाता है। प्रशासनिक प्राधिकारियों द्वारा अनुसरण की जाने वाली प्रक्रियाएं क्या हैं। जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, सरकारी पद पे जो भी नियुक्त अधिकारी है उसके द्वारा जो भी अनुसरण, जो भी कार्य किए जा रहे हैं उनकी क्या प्रक्रियाएं हैं, क्या प्रोसीजर है। फिर प्रशासनिक कार्य के आक्रांत व्यक्तियों को उपलब्ध उपचार क्या हैं। ठीक है, ये है इसका क्षेत्र। ये 5 पॉइंट हैं, पांचों याद कर लेना। ठीक है, इसके बाद आता है इसका निष्कर्ष। प्रशासनिक विधि का उद्देश्य सरकारी अधिकारियों की शक्तियों को नियंत्रण में रखते हुए नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करना है। इससे स्पष्ट होता है कि प्रशासन के पास कौन कौन सी शक्तियां हैं, उनकी सीमाएं क्या हैं और किन साधनों से उन्हें कानूनी दायरे में रखा जाता है। यह विधि प्रशासनिक प्राधिकारियों द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रियाओं को नियंत्रित करती है और न्यायिक पुनरीक्षण के माध्यम से प्रशासनिक कार्यों की वैधता सुनिश्चित करती है। साथ ही यह विवेकाधीन शक्ति के दुरुपयोग पर रोक लगाती है। अगर इसका दुरुपयोग किया जाता है, कोई भी सरकारी अधिकारी किसी भी शक्ति का गलत उपयोग करता है तो उस पर रोक लगाया जा सकता है और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों को लागू कर प्रशासन को पारदर्शी और उत्तरदायी बनाती है। कुल मिलाकर प्रशासनिक विधि आधुनिक कल्याणकारी राज्य में कानून के शासन और सुशासन को बनाए रखने वाली महत्वपूर्ण शाखा है। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि प्रशासनिक विधि क्या है, इसकी प्रकृति क्या है, इसका क्षेत्र कहाँ तक है। ठीक है, प्रशासनिक विधि बेसिकली मतलब रखती है सरकारी अधिकारियों से, जो सरकारी अधिकारियों द्वारा प्रशासन किया जाता है उससे। ठीक है, तो प्रशासनिक विधि का ये क्वेश्चन अच्छे से रेडी कर लेना। ठीक है, फिर इसके बाद आता है हमारा दूसरा क्वेश्चन। ये भी एक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ज़रूर रेडी कर लेना। जितने क्वेश्चन मैं आपको बता रही हूँ इन सभी को आप रेडी कर लेना एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, इसकी परिभाषा, जो प्रत्यायोजित विधायन है इसकी परिभाषा, इसका महत्व, इसके विकास के कारण एवं न्यायिक नियंत्रण। व्हाट इज डेलीगेटेड legislation, definition, impotency, reasons for its development and judicial control। ठीक है, प्रत्यायोजित विधायन वह प्रक्रिया है, वह प्रोसीजर है जिसमें सरकार के विभाग और निकाय, जो कोई भी ऐसी कोई संस्था है, कोई विभाग है, कोई निकाय है, कोई अथॉरिटी है, कोई अधिकरण है, जिसको विधानमंडल द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करके कानून बनाते हैं या फिर उनको कानून बनाने की शक्ति दी जाती है, उसे ही कहा जाता है प्रत्यायोजित विधान। यानी कि किसी भी संस्था को, किसी भी विभाग को, किसी भी निकाय को, किसी भी अथॉरिटी को विधानमंडल द्वारा कानून बनाने की शक्ति प्रदान की जा रही है, उसी प्रक्रिया को प्रत्यायोजित विधान कहा जाता है। ठीक है, यह कानून विधानमंडल द्वारा पारित अधिनियमों के अधीन बनाए जाते हैं। जो विधानमंडल है, जो हमारी संसद है, उसमें जो विधानमंडल है, लोकसभा, राज्यसभा, उनके द्वारा जो कानून बनाए गए हैं, जो अधिनियम बन चुके हैं, जैसे एक्ट हैं, बीएनएस है, बीएसए है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, या फिर बीएसए है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, या फिर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, या फिर टीपीए एक्ट है, ट्रांसफ़र प्रॉपर्टी एक्ट, या फिर कोई भी एक्ट है, कोई भी अधिनियम है जो विधानमंडल द्वारा पारित किया गया है, उसके अधीन बनाए जाते हैं। ये जो नियम हैं इनको ध्यान में रखते हुए बनाए जाते हैं। ठीक है, विधानमंडल जो
विधि बनाता है उसको विधान कहा जाता है। और ऐसे कानून के अंतर्गत प्रत्योजित शक्ति का प्रयोग करके जो विधि शासन बनाता है उसे प्रत्योजित विधान कहा जाता है। जिस व्यक्ति को, जिस अथॉरिटी को, जिस अधिकरण को शक्ति दी जाती है प्रशासन बनाने की, उसे कहा जाता है प्रत्योजित विधान। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि जब कोई सरकार के विभाग, निकाय, विधानमंडल द्वारा शक्ति प्राप्त करते हैं किसी भी कानून को बनाने की, उसी प्रक्रिया को कहा जाता है प्रत्योजित विधान। जैसे कि मैंने अपने बिहाफ पे किसी अन्य पर्सन को किसी भी काम को करने की परमिशन दी, पावर दी, इस प्रक्रिया को कहेंगे प्रत्योजित विधान। डेलीगेटेड पावर यानी कि अपनी पावर को डेलीगेट करना, अपनी पावर को किसी और को देना, किसी कार्य को करने के लिए, किसी कानून को बनाने के लिए। ठीक है, फिर इसके बाद आता है प्रत्योजित विधान के प्रकार। जो प्रत्योजित विधान है इसके प्रकार। प्रत्योजित विधान के दो मुख्य प्रकार हैं। पहला अधीनस्थ विधान, यह विधानमंडल के अधीन बनाया जाता है और इसका उद्देश्य विधानमंडल के नियम को लागू करना होता है। अधीनस्थ विधान के उदाहरण हैं नियम और विनियम यानी कि रूल और रेगुलेशंस, आदेश और निर्देश, ऑर्डर और डायरेक्शंस, अधिसूचनाएं, नोटिफिकेशन, परिपत्र। ठीक है, ये हैं अधीनस्थ विधान के उदाहरण कुछ। फिर है सर्वोच्च विधान, यह विधानमंडल द्वारा बनाया जाता है। सर्वोच्च विधान जो है यह विधानमंडल द्वारा बनाया जाता है। इसका उद्देश्य है नए कानून बनाना। जो इसका उद्देश्य है वो होता है नए कानून बनाना। सर्वोच्च विधान के उदाहरण अधिनियम, एक्ट, जो एक्ट हैं BSA, BNS, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, TPA एक्ट है या लिमिटेशन एक्ट है, स्पेशल मैरिज एक्ट है, हिंदू मैरिज एक्ट है वो। फिर अध्यादेश, ऑर्डिनेंस, फिर संविधान संशोधन। ठीक है, ये हैं इसके सर्वोच्च विधान। फिर इसके बाद है प्रत्योजित विधान की परिभाषा। प्रत्योजित विधान वह प्रक्रिया है जिसमें सरकार के विभाग और निकाय विधानमंडल द्वारा दी गई शक्ति का प्रयोग करके कानून बनाते हैं। कौन? कोई संस्था। अगर आपको ये याद ना रहे कि विभाग, निकाय, तो कोई संस्था है, कोई विभाग है, कोई अथॉरिटी है जिसको विधानमंडल द्वारा शक्ति प्रदान की जाती है कानून बनाने के लिए, उसे कहा जाता है प्रत्योजित विधान। यह कानून विधानमंडल के अधिनियमों को लागू करने के लिए बनाए जाते हैं। प्रत्योजित विधान का उद्देश्य सरकार के कामकाज को सुचारू रूप से चलाना है। यह प्रक्रिया सरकार के विभागों और निकायों को शक्तियाँ देती है कि वे अपने क्षेत्र में कानून बनाएं और लागू करें। जैसे कि हमारे 28 राज्य हैं, ठीक है, एक विधानमंडल है, एक संसद है, तो 28 राज्य पे अब संसद जा कर तो देखेगी नहीं कि भाई कहाँ पे क्या कानून बनना है, क्या काम करना है, क्या नहीं होना है, कहाँ पे सड़क बननी है। तो 28 राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति होती है, ठीक है, फिर उसी के साथ एक मुख्यमंत्री की नियुक्ति होती है। ऐसे ही इनके नीचे और भी पदाधिकारी हैं जिनकी नियुक्ति की जाती है अलग अलग कार्य को करने के लिए। ठीक है, तो इसे ही कहा जाता है प्रत्योजित विधान कि पहले राज्यपाल को शक्ति है, फिर वो मुख्यमंत्री को शक्ति देता है। मुख्यमंत्री के अंतर्गत बहुत सारे लोग कार्य करते हैं जिनको पावर दी जाती है कि आप इस काम को संभालेंगे, आप इस काम को संभालेंगे। ठीक है, इसी को कहा जाता है प्रत्योजित विधान। और लागू करे यानी कि वो अपने क्षेत्र के लिए कानून बनाए और लागू करे यानी कि कानून बनाए, अपने क्षेत्र के लिए कानून बनाए और लागू करे। हर क्षेत्र में जो कुछ लोकल लॉज होते हैं जो उसी क्षेत्र में लागू होते हैं। जैसे कि उत्तर प्रदेश में एक पंचायत एक्ट है और भी बहुत सारे एक्ट हैं, मैं साइड में नाम लिख दूंगी। ठीक है, प्रत्योजित विधान के द्वारा सरकार के कामकाज में तेजी और प्रभावशीलता आती है। यह प्रक्रिया सरकार को अपने कार्यों को अधिक कुशलता से करने में मदद करती है। ठीक है, फिर इसके बाद है प्रत्योजन का अर्थ। जो प्रत्योजन है, डेलीगेशन है, इसका अर्थ।
प्रत्यायोजन का अर्थ किसी व्यक्ति या समूह को शक्ति देना है। किसके द्वारा शक्ति दी जाती है? विधानमंडल द्वारा। लेकिन वह शक्ति देने वाला व्यक्ति या समूह अपनी शक्ति वापस ले सकता है या बदल सकता है। अगर विधानमंडल ने किसी अथॉरिटी को, किसी अधिकरण को, किसी संस्था को कोई शक्ति दी है कानून बनाने के लिए, तो वो उस शक्ति को उससे वापस भी ले सकती है। दूसरे शब्दों में, प्रत्यायोजन वह प्रक्रिया है जिसमें सरकार के एक हिस्से को कानून बनाने की शक्ति दी जाती है, लेकिन सरकार का मुख्य हिस्सा विधानमंडल अपनी शक्ति वापस ले सकता है या बदल सकता है। अगर विधानमंडल चाहे तो उसको वापस भी ले सकती है और बदल भी सकती है, किसी एक अथॉरिटी से लेकर दूसरी अथॉरिटी को दे सकती है। फिर है प्रत्यायोजित विधान के विकास के कारण। जो प्रत्यायोजित विधान है इसके विकास के क्या कारण हैं? प्रत्यायोजित विधान का विकास कई कारणों से हुआ है, जिनमें से कुछ प्रमुख हैं। पहला कारण है संसदीय समय का अभाव। संसद के पास समय नहीं होता कि वह विस्तृत और व्यापक विधान बनाए। इस कारण विधानमंडल मोटे तौर पर नीतियों के क्रियान्वयन हेतु कानून बनाने का कार्य सरकारी विभागों को सौंप देती है। ठीक है। अब संसद के पास इतना समय तो है नहीं कि वो हर स्टेट में जाके कानून बनाए, हर स्टेट में जाके देखे कि किसके पास क्या कमी है, मतलब किस कानून की कमी है, कहाँ पर क्या होना है। तो इसलिए कानून बनाने की जो शक्तियाँ हैं वो सरकारी विभागों को सौंप देती है। ठीक है। फिर है विषय वस्तु की तकनीकी। कई विषय ऐसे हैं जिनमें तकनीकी ज्ञान की आवश्यकता होती है, जिसे विधायक पूरी तरह से नहीं समझ सकते। अब बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जिसका ज्ञान सारा तो विधायक को नहीं होता। हर क्षेत्र से एक अलग अलग पर्सन आता है। जैसे कि मैं एडवोकेट हूँ तो मुझे एडवोकेसी का ज्ञान है। ठीक है। कोई डॉक्टर है तो उसे डॉक्टरी का ज्ञान है। कोई टीचर है तो उसे पढ़ाने का एक्सपीरियंस है, नॉलेज है। ठीक है। अगर कोई विज्ञान में नॉलेज रखता है तो उसे विज्ञान की जानकारी है। ठीक है। इसीलिए अन्य अथॉरिटी को पावर दी जाती है कि वो उस क्षेत्र में विधि बनाए। फिर है लचीलापन की आवश्यकता। प्रत्यायोजित विधान में बदलाव करना आसान होता है, जिससे समय और धन की बचत होती है। फिर इसके बाद है आपात स्थिति। आपातकालीन स्थिति में शीघ्र और निश्चय कार्रवाई की आवश्यकता होती है और साथ ही इसको गोपनीय भी रखना होता है। जब आपातकालीन स्थिति होती है तो उसमें कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिन्हें प्राइवेट रखा जाता है। ठीक है। संसद इसके लिए बिल्कुल भी उपयुक्त संस्था नहीं है। जो संसद है वो उसके लिए बिल्कुल भी उपयुक्त, बिल्कुल भी सही संस्था नहीं है। आपात की स्थिति युद्ध, बाढ़, संक्रमण और रोग, आर्थिक संकट, भूकंप आदि अन्य कारणों से उत्पन्न हो सकती है, जिसका सामना करने के लिए कार्यपालिका तत्काल कार्यवाही कर सकती है, किंतु संसद से ऐसी अपेक्षा नहीं की जा सकती। यानी कि संसद से ऐसी उम्मीद नहीं की जा सकती, क्योंकि विधानमंडल हमेशा सत्र में नहीं रहते। जो विधानमंडल है हमेशा ही उपलब्ध नहीं रहते हैं, इसलिए कार्यपालिका को ये शक्ति दी गई है। प्रशासन सदा कार्यरत रहता है। जो प्रशासन रहता है, जो भी कोई संस्था होती है, या तो कोई पुलिस फोर्स है, आर्मी फोर्स है, ये हमेशा कार्यरत रहती हैं, कार्य करती रहती हैं। ठीक है। फिर आता है इसके बाद स्थानीय विषय, स्थान से संबंधित विधि। कुछ विषय ऐसे होते हैं कि जिन पर विधि बनाने के लिए यह आवश्यक है कि जो उस विधि से शासित होने वाले हैं, जो भी व्यक्ति हैं, जो भी अथॉरिटी है उससे शासित होने वाली है, वे भी विधि बनाने में भाग लें। ये विषय ऐसे होते हैं जो किसी विशिष्ट स्थान या विशिष्ट समूह वृत्ति से संबंधित होते हैं। ठीक है। फिर 6th पॉइंट है प्रयोगात्मक कृत्यों का संपादन। प्रत्यायोजित विधान के द्वारा नए और प्रयोगात्मक कानून बनाए जा सकते हैं। फिर नेक्स्ट हेडिंग है, 7 हेडिंग है इसमें, विवेकिक विषय। प्रत्यायोजित विधान के द्वारा विवेकपूर्ण निर्णय लिए जा सकते हैं। ठीक है। इन कारणों से प्रत्यायोजित विधान का विकास हुआ है, जो समय की आवश्यकता है और उपयोगी, अनिवार्य और अपरिहार्य माना जाता है। फिर इसके बाद आता है प्रत्यायोजित विधान का न्यायिक नियंत्रण। प्रत्यायोजित विधान का न्यायिक नियंत्रण
वह विधिक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से न्यायालय यह जांच करते हैं कि प्रशासन द्वारा बनाई गई अधिनियमित नियम, विनियम या उपविधियां संविधान व मूल अधिनियम के अनुरूप हैं या नहीं। यदि वे कानून के विरुद्ध, असंवैधानिक या अधिकारों का उल्लंघन करने वाली पाई जाती हैं तो न्यायालय उन्हें निरस्त कर देगा, यानी कि उन्हें खत्म कर देगा, उन्हें अमान्य कर देगा। ठीक है, अगर कोई भी ऐसी विधि बनाई जाती है जो असंवैधानिक है या किसी के अधिकारों को हनन करती है, उनके अधिकारों का उल्लंघन करती है, तो ऐसी विधि को अमान्य कर दिया जाएगा। ठीक है, इसके बाद आते हैं इसके निष्कर्ष पे। प्रत्यायोजित विधान आधुनिक प्रशासन का अनिवार्य हिस्सा है क्योंकि इससे सरकार को तेजी, लचीलापन और विशेषज्ञता के साथ कानून लागू करने में सहायता मिलती है। संसदीय समय की कमी, विषयों की तकनीकी प्रकृति, आपात स्थितियों में त्वरित कार्यवाही तथा स्थानीय आवश्यकताओं ने इसके विकास को प्रोत्साहित किया है। यह प्रक्रिया प्रशासनिक दक्षता बढ़ाती है और बदलती परिस्थितियों के अनुसार कानूनों में आसानी से संशोधन की सुविधा देती है। कौन? प्रत्यायोजित विधान। साथ ही न्यायिक नियंत्रण यह सुनिश्चित करता है कि प्रशासन द्वारा बनाई गई उपविधियां संविधान, मूल अधिनियम और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के अनुरूप रहें। अतः प्रत्यायोजित विधान उपयोगी, आवश्यक एवं जिम्मेदार शासन के लिए अपरिहार्य माना जाता है। ठीक है, ये इसका निष्कर्ष है। निष्कर्ष आप अपने शब्दों में भी लिख सकते हो। फिर आता है इसका तीसरा क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन हमने पढ़ा प्रशासनिक विधि की परिभाषा, उसकी प्रकृति, उसका क्षेत्र। ठीक है, और दूसरा क्वेश्चन हमने पढ़ा प्रत्यायोजित विधान क्या है? अपनी पावर को किसी अन्य अथॉरिटी को, अन्य अधिकरण को, अन्य संस्था को देना कानून बनाने के लिए, इसे प्रत्यायोजित विधान कहते हैं। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन है हमारा नैसर्गिक न्याय से आप क्या समझते हैं? नैसर्गिक नियमों की अपवादों सहित व्याख्या कीजिए। या फिर प्राकृतिक न्याय क्या है? या तो ये क्वेश्चन नैसर्गिक न्याय से आएगा या फिर प्राकृतिक न्याय से आएगा। ठीक है, What do you mean by natural justice? Discuss rule of natural justice with exceptions. What is natural justice? नैसर्गिक न्याय एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है जो प्रशासनिक अभिकरणों को अपनी शक्ति का उचित प्रयोग करने के लिए कहता है। इसका मतलब यह है कि किसी भी व्यक्ति के अधिकारों या हितों के विरुद्ध निर्णय लेने से पहले उसे अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर देना चाहिए। जो नैसर्गिक न्याय है, नेचुरल जस्टिस है, ये कहता है कि किसी भी व्यक्ति के अधिकारों, हितों के विरुद्ध कोई भी निर्णय आप ले रहे हो, उससे पहले आपको दूसरे पक्ष को भी सुनना चाहिए, उस पक्ष को सुनना चाहिए जिसके लिए आप कोई निर्णय ले रहे हो। ठीक है, नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत का प्रतिपादन करते हुए न्यायाधीश फॉन्टेस्क्यू ने स्पार्ट बनाम चार्ल्स कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के बहुत पुराने मामले में सन 1723 में कहा था कि ईश्वर ने भी आदम को निषिद्ध फल खाने के अपराध में स्वर्ग से निकालने का दंड देने से पहले पूछा था कि आदम तू कहाँ है? क्या तूने उस वृक्ष से फल नहीं खाया जिससे फल खाने का मैंने तुझे आदेश दिया था? ठीक है, ये एक न्यायाधीश हैं, इन्होंने इसमें कहा था 1723 में कि ईश्वर ने भी आदम को स्वर्ग से निकालने से पहले पूछा था कि उसने ये काम किया है या नहीं किया है। तो ये जो नैसर्गिक न्याय का सिद्धांत है ये इस बात पर आधारित है कि किसी भी व्यक्ति को कोई भी सजा देने से पहले या फिर उसके लिए कोई निर्णय लेने से पहले उस व्यक्ति से पूछा जाना चाहिए। ठीक है, यह आवश्यक नहीं है कि संबंधित अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों में सुनवाई के अधिकार के लिए अभिव्यक्त उपबंध हो। विधि शासन के सिद्धांत के अंतर्गत यह नियम है, जो विधि शासन है उसके सिद्धांत के अंतर्गत यह नियम है कि किसी व्यक्ति के अधिकारों या हितों के विरुद्ध विनिश्चय यानी कि निर्णय करने से पूर्व उसे अपना पक्ष
कथन प्रस्तुत करने का उक्त विनिश्चय यानी कि निर्णय का विरोध करने का अवसर अनिवार्य रूप से दिया जाना चाहिए। उसके खिलाफ कोई भी निर्णय लिया जा रहा है तो उसे अपने पक्ष में बोलने का अधिकार होना चाहिए। यदि यह नहीं किया जाता तो नैसर्गिक न्याय की अवहेलना होगी। ठीक है, नहीं माना जाएगा कि ये नैसर्गिक न्याय हुआ है। दूसरे शब्दों में, नैसर्गिक न्याय के नियमों का पालन करना आवश्यक है, भले ही संबंधित अधिनियम या नियमों में उल्लेख न हो। उस अधिनियम में जिसके तहत आप सजा दे रहे हो उसमें ये लिखा हो या ना हो, लेकिन इन नियमों का पालन नहीं किया जाता तो निर्णय अवैध माना जाता है। ठीक है, अवैध माना जा सकता है। अगर आप नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत को नहीं मानते हैं, नहीं फॉलो करते हैं, तो वो निर्णय अवैध माना जा सकता है। दूसरे पक्ष को भी सुनने का अधिकार दिया जाना चाहिए, जिसके पक्ष में भी जिसके विरुद्ध आप निर्णय ले रहे हो। ठीक है, यह है नैसर्गिक न्याय का सिद्धांत। यह सिद्धांत कहता है कि दूसरे पक्ष को सुनो। इसका उद्देश्य न्याय की रक्षा करना और यह सुनिश्चित करना है कि निर्णय लेने वाला व्यक्ति निष्पक्ष और विवेकपूर्ण तरीके से काम करे। ठीक है, फिर इसके बाद आते हैं नैसर्गिक नियमों के अपवाद। जो इसके अपवाद हैं वो अपवादों नहीं, नैसर्गिक न्याय के नियमों के अपवाद नहीं होते। जो नैसर्गिक न्याय है इसके कोई अपवाद नहीं होते, लेकिन कुछ नियमों में इन नियमों का पालन नहीं किया जाता क्योंकि उसमें सुनवाई का कोई मतलब नहीं होता। इसका मतलब यह है कि कुछ स्थितियों में निर्णय लेने से पहले सुनवाई करने की आवश्यकता नहीं होती। जैसे कि एक केस है, मोहिंदर बनाम मुख्य चुनाव आयुक्त 1978 का ये मामला है। के मामले में न्यायमूर्ति कृष्णा अय्यर ने कहा था कि नैसर्गिक न्याय के नियमों के अपवाद नहीं होते, लेकिन कुछ मामलों में सुनवाई का कोई मतलब नहीं होता। इस मामले में चुनाव आयोग ने एक उम्मीदवार को चुनाव लड़ने से रोक दिया था और उम्मीदवार ने इस निर्णय को चुनौती दी। न्यायालय ने कहा कि चुनाव आयोग के निर्णय में कोई अनुचित व्यवहार नहीं था, कोई भी गलत व्यवहार नहीं था, इसलिए सुनवाई करने की आवश्यकता नहीं थी। ठीक है, ये केस याद रखना। कुछ अन्य स्थितियां जहां सुनवाई नहीं की, जब सुनवाई करने का कोई फायदा नहीं होगा, जब यह आवश्यक नहीं है, जब निर्णय पहले ही तय हो चुका है, जब सुनवाई करने से प्रक्रिया में देरी होगी। ठीक है, ये कुछ पॉइंट हैं जिनमें सुनवाई नहीं की जा सकती, जिसमें नैसर्गिक न्याय का सिद्धांत लागू नहीं होता। फिर इसके बाद आता है इसका निष्कर्ष। नैसर्गिक न्याय एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है जो प्रशासनिक अभिकरणों को अपनी शक्ति का उचित प्रयोग करने के लिए कहता है। इसका उद्देश्य न्याय की रक्षा करना है और यह सुनिश्चित करना है कि निर्णय लेने वाला व्यक्ति निष्पक्ष और विवेकपूर्ण तरीके से काम करे। नैसर्गिक न्याय के नियमों का पालन करना आवश्यक है, भले ही संबंधित अधिनियम या नियमों में इसका उल्लेख न हो। किसी अधिनियम में इसके बारे में कहा गया है या नहीं कहा गया है नैसर्गिक न्याय के बारे में, तब भी नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत का पालन किया जाना चाहिए। इन नियमों का पालन नहीं करने पर निर्णय अवैध माना जा सकता है। अगर आप दूसरे पक्ष को नहीं सुनोगे, उसकी बात नहीं सुनोगे, तो ये निर्णय अवैध माना जा सकता है। नैसर्गिक न्याय के नियमों के अपवाद नहीं होते, लेकिन कुछ मामलों में इन नियमों का पालन नहीं किया जाता क्योंकि उसमें सुनवाई का कोई मतलब नहीं होता। ठीक है, ये हो गया हमारा तीसरा क्वेश्चन, नैसर्गिक न्याय वाला। फिर है इसके बाद फोर्थ क्वेश्चन, भारत में लोकपाल के शक्तियों, कार्यों एवं भूमिका की आलोचनात्मक विवेचना। ओम्बड्समैन
जो ये है भारत में ओमडसमैन, या तो ये लोकपाल नाम से आएगा कि जो क्वेश्चन है कि लोकपाल के बारे में बताइए, या फिर ओमडसमैन के नाम से आएगा। ठीक है, इंग्लिश हिंदी दोनों में ही नाम को याद रखना। भारत में लोकपाल यानी कि ओमडसमैन एक ऐसी संस्था है जो प्रशासनिक दोषों के विरुद्ध जनता की शिकायतों को दूर करने के लिए काम करती है। यह संस्था न्यूजीलैंड, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में पहले से ही मौजूद है। भारत में भी उत्तरदायी शासन है और यहाँ भी प्रशासनिक दोषों के विरुद्ध जनता की शिकायतें बढ़ रही हैं। जो प्रशासनिक दोष हैं, प्रशासनिक कार्य हैं, उनके प्रति जनता की जो शिकायतें हैं वो बढ़ रही हैं। भारत में ओमडसमैन को लोकपाल के रूप में स्थापित करने के प्रयास चल रहे हैं। कुछ राज्यों में लोकायुक्त के रूप में ओमडसमैन को नियुक्त किया गया है। कहीं पे लोकपाल बोला जाता है, कहीं पे लोकायुक्त। ठीक है, लोकपाल का उद्देश्य प्रशासनिक दोषों को दूर करना और जनता की शिकायतों का समाधान करना। प्रशासनिक दोष, जो भी प्रशासन है उसमें जो भी दोष आते हैं, जो भी कमी आती है, उनको दूर करना। जो जनता की शिकायतें हैं प्रशासन को लेके, उनका समाधान करना, ये उद्देश्य है ओमडसमैन का। ओमडसमैन की भारत में आवश्यकता। भारत में ओमडसमैन की आवश्यकता के कारण वही हैं जो अन्य लोक कल्याणकारी प्रणालियों में रहे हैं। स्वतंत्रता के पश्चात संविधान के अधीन कल्याणकारी राज्य की स्थापना की गई। इस प्रकार देश में प्रशासनिक युग में सूत्रपात हुआ। प्रशासन की वृद्धि के साथ भ्रष्टाचार भी पनपने लगा। जैसे जैसे प्रशासन की वृद्धि हुई, जैसे जैसे प्रशासन आगे बढ़ा, लोगों को शक्ति दी गई, वैसे वैसे ही भ्रष्टाचार बढ़ने लगा। ठीक है, फिर है भारत में ओमडसमैन की स्थापना के लिए कई सुझाव दिए गए। श्री MC सीतलवाड़ ने 1962 में ओमडसमैन के किस्म की संस्था की स्थापना का सुझाव दिया था। किसने? 1962 में सीतलवाड़ ने एक सुझाव दिया था ओमडसमैन का। प्रशासनिक सुधार आयोग ने भी 1966 में ओमडसमैन की स्थापना की सिफारिश की थी और आयोग ने 2 विशिष्ट संस्थाओं की स्थापना का सुझाव दिया, लोकपाल और लोकायुक्त। किस लिए? लोगों की समस्या का समाधान करने के लिए, जो प्रशासनिक दोष हैं उनको कम करने के लिए लोकपाल की नियुक्ति की गई थी। ठीक है, प्रशासनिक सुधार आयोग की अंतिम रिपोर्ट, जो प्रशासनिक सुधार आयोग था उसकी अंतिम रिपोर्ट, प्रशासनिक सुधार आयोग ने भारत में ओमडसमैन प्रणाली की स्थापना के बारे में निम्नलिखित सुझाव दिए हैं। जैसे कि लोकपाल और लोकायुक्त निष्पक्ष होने चाहिए, यानी कि वो किसी के पक्ष में नहीं होने चाहिए। दूसरा, अन्वेषण यानी कि जांच की जो कार्यवाही उनके द्वारा की जाए, जांच करने की जो भी कार्यवाही उनके द्वारा की जाए वे प्राइवेट रूप से की जाए और अनौपचारिक हो। फिर तीसरा है, उनकी नियुक्ति यथासंभव राजनीतिक न हो। उनकी हैसियत वही हो जो देश के सर्वोच्च न्यायिक पदाधिकारियों को प्राप्त है, यानी कि जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं उनके बराबर लोकपाल की हैसियत होनी चाहिए। उनकी आधिकारिकता स्वविवेक वाले उन क्षेत्रों में हो जहां अन्याय, भ्रष्टाचार, पक्षपात होता है। जो इनकी नियुक्ति है उस क्षेत्र में की जानी चाहिए, उस क्षेत्र में इनको भेजा जाना चाहिए जहां अन्याय, भ्रष्टाचार, पक्षपात होता है। ठीक है, फिर इसके बाद है उनकी कार्यवाही न्यायिक पुनर्विलोकन से मुक्त हो। उनको अपने कर्तव्यों के निर्वहन के लिए अपेक्षित सूचना प्राप्त करने की पर्याप्त छूट और शक्तियाँ होनी चाहिए। फिर है लोकपाल और लोकायुक्त कार्यपालिका से कोई भी लाभ या धन संबंधी हित की आकांक्षा न कर सकें। ठीक है, फिर इसके बाद आती हैं लोकपाल की नियुक्ति और सेवा की शर्तें। प्रशासनिक सुधार आयोग ने लोकपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की राय से करने की सिफारिश की। किसने सिफारिश की?
प्रशासनिक सुधार आयोग ने लोकपाल की नियुक्ति के लिए प्रधानमंत्री से यह अपेक्षित है। प्रधानमंत्री से यह मतलब है कि वह राष्ट्रपति को राय देने के पूर्व भारत के मुख्य न्यायाधिपति यानी कि भारत के मुख्य न्यायाधीश और लोकसभा के विपक्ष के नेता से परामर्श करेंगे। लोकपाल अपना पद 5 वर्ष तक धारण करेगा। इसमें 4-5 पॉइंट आप याद रख सकते हो कि जो लोकपाल है इसकी नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की राय से, ठीक है। फिर इसका जो कार्यकाल है वो 5 वर्ष का होता है और इसके लिए जो प्रधानमंत्री है वो भारत का जो न्यायाधीश है और लोकसभा के विपक्ष नेता है उनसे परामर्श करेंगे, ठीक है। किसके बारे में? लोकपाल के बारे में। ये 4-5 पॉइंट आप याद रख सकते हो लोकपाल की नियुक्ति के लिए कि एक तो इसकी नियुक्ति होती है प्रधानमंत्री की राय पर, इसकी सिफारिश की जाती है प्रशासनिक सुधार आयोग द्वारा, इनका कार्यकाल होता 5 वर्ष का, ठीक है। वह पुनर्नियुक्त भी हो सकता है। जो लोकपाल है उसको फिर से नियुक्त किया जा सकता है उसी पद के लिए। लोकपाल की वही स्थिति होगी जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधिपति यानी कि न्यायाधीश, जो उच्चतम न्यायालय है, यहाँ पे न्यायाधीश ही लिख लेना, जो उच्चतम न्यायालय है उसके जो न्यायाधीश हैं, उसके जो जज हैं, उनकी जो स्थिति होगी वही होगी लोकपाल की। लोकपाल को उसके पद से हटाने के लिए वही प्रक्रिया होगी जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने के लिए संविधान में विहित की गई है यानी कि संविधान में दी गई है। नियुक्ति हो जाने पर लोकपाल से यह अपेक्षित है कि वह कोई व्यापार, व्यवसाय या अन्य वृत्ति नहीं करेगा तथा लाभ का पद धारण नहीं करेगा। वह किसी निर्वाचित संस्था का सदस्य भी नहीं होगा। जब उसकी सेवा समाप्त हो जाएगी तब भी उस पर प्रतिबंध रहेगा कि वह सरकार के अधीन अथवा सरकारी उपक्रम में कोई नियोजन स्वीकार नहीं करेगा, ठीक है। 3-4 पॉइंट है इसमें। सारे पॉइंट को आप पॉइंट वाइज भी लिख सकते हो और ऐसे पैराग्राफ वाइज भी लिख सकते हो। फिर है इसका निष्कर्ष। भारत में ओम्बड्समैन की स्थापना एक महत्वपूर्ण कदम है जो प्रशासनिक दोषों को दूर करने और जनता की शिकायतों का समाधान करने में मदद करेगा। लोकपाल और लोकायुक्त की नियुक्ति निष्पक्ष और स्वतंत्र होनी चाहिए जिससे वे अपने कर्तव्यों का पालन कर सकें। प्रशासनिक सुधार आयोग के सुझावों को अमल में लाकर हम एक अधिक पारदर्शी और उत्तरदायी प्रशासनिक प्रणाली बना सकते हैं। इससे देश में भ्रष्टाचार और अन्याय को कम करने में मदद मिलेगी, ठीक है। ये था लोकपाल का क्वेश्चन। इसके बाद है हमारा 5th क्वेश्चन। प्रशासनिक अधिकरण, न्यायाधिकरण, अधिकरण और न्यायाधिकरण ये 2 शब्द हैं। या तो प्रशासनिक अधिकरण आएगा या फिर प्रशासनिक न्यायाधिकरण आएगा के गठन, कार्य शक्तियों की विवेचना कीजिए। कॉन्स्टिट्यूशन, फंक्शंस एंड पावर्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स। भारत में स्वतंत्रता के बाद देश में प्रशासनिक युग की शुरुआत हुई यानी कि 1947 जब भारत स्वतंत्र हुआ था उसके बाद देश में प्रशासनिक युग की शुरुआत हुई। भारतीय संविधान का उद्देश्य देश में एक समाजवादी लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना करना है जिसमें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय सर्वसुलभ हो और व्यक्ति की गरिमा बनाए रखी जा सके, ठीक है। कल्याणकारी राज्य के रूप में प्रशासन के कार्यों का विस्तार हुआ। प्रशासन से अब सामाजिक, आर्थिक, औद्योगिक और अन्य कार्यों के निष्पादन की अपेक्षा की जाती है। इससे सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों की संख्या बढ़ गई है। इन कर्मचारियों की सेवाओं से संबंधित विवादों और परिवादों का निपटारा करने के लिए प्रशासनिक अधिकरण की स्थापना की गई है, ठीक है। प्रशासनिक अधिकरण की स्थापना की गई है। जो भी कर्मचारी हैं उनसे संबंधित जो विवाद हैं, जो परिवाद हैं,
उनके निपटारा करने के लिए। ठीक है। प्रशासनिक अधिकरण की परिभाषा, डेफिनेशन, या तो प्रशासनिक अधिकरण या फिर प्रशासनिक न्यायाधिकरण। जब किसी विशेष प्रकार के विवादों के निर्णय हेतु विधि द्वारा एक विशेष न्यायिक निकाय का गठन किया जाता है जिसे सामान्य न्यायालयों की तुलना में अधिक विशेषज्ञता एवं लचीली प्रक्रिया प्राप्त होती है, उसे प्रशासनिक अधिकरण न्यायाधिकरण कहते हैं। ठीक है। कब की जाती है? जब कोई विशेष विवाद हुआ है तो उसके निर्णय हेतु इस अधिकरण का निर्माण किया जाता है। फिर है संवैधानिक आधार। भारतीय संविधान में 42वें संशोधन 1976 जो 42वां संविधान संशोधन हुआ था उसके द्वारा 2 अनुच्छेद जोड़े गए थे, 323A और 323B। ये 2 आर्टिकल हैं जिसमें प्रशासनिक अधिकरण के बारे में बताया गया है। इसमें 2 अधिकरण हैं, एक तो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स जिसे केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण कहते हैं और एक राज्य प्रशासनिक न्यायाधिकरण जिसे स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स कहते हैं। ठीक है। ये 2 अधिकरण हैं जो इसमें बताए गए हैं, एक तो सेंट्रल वाला, एक स्टेट वाला। फिर दूसरा है अन्य विशेष प्रकार के मामलों के लिए, कोई अन्य विशेष प्रकार के मामले हैं उनके लिए न्यायाधिकरण जैसे कि कर, श्रम, भूमि सुधार आदि जोड़े गए। ये दोनों आर्टिकल याद रखना, किसमें? प्रशासनिक न्यायाधिकरण में, अधिकरण न्यायाधिकरण दोनों। फिर एक एक्ट है प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम, एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स एक्ट 1985। इस अधिनियम के तहत सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स यानी कि शॉर्ट में CAT तथा विभिन्न राज्यों में स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स SAT का गठन किया गया। इस अधिनियम द्वारा इन 2 अधिकरणों न्यायाधिकरणों का क्या किया गया? गठन किया गया, सेंट्रल वाला और स्टेट वाला। सेंट्रल सेंटर के लिए और स्टेट राज्य के लिए, केंद्र के लिए, राज्य के लिए। प्रशासनिक न्यायाधिकरण का गठन, फंक्शंस। इसका गठन, प्रशासनिक न्यायाधिकरणों का गठन संसद या राज्य विधानमंडलों द्वारा बनाए गए अधिनियमों के माध्यम से किया जाता है। जो न्यायाधिकरण है ये इनका जो गठन है वो किया जाता है किसके द्वारा? विधानमंडल द्वारा। जो भी एक्ट बनाए गए हैं, जो भी अधिनियम बनाए गए हैं उनके द्वारा। केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण यानी कि CAT की स्थापना 1985 में भारतीय केंद्र सरकार के कर्मचारियों के सेवा संबंधित विवादों को सुनने के लिए की गई। इसमें एक चेयरमैन, न्यायिक सदस्य और प्रशासनिक सदस्य शामिल होते हैं। इसी प्रकार राज्य सरकारें केंद्र के परामर्श से अपने राज्य प्रशासनिक न्यायाधिकरण SAT स्थापित कर सकती है। राज्य के लिए स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स और सेंटर के लिए सेंटर एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स। ठीक है। राज्य के लिए राज्य प्रशासनिक न्यायाधिकरण और सेंटर के लिए केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण। ये स्टेट लेवल पे काम करता है और ये सेंट्रल लेवल पे। इसके अतिरिक्त अनुच्छेद 323B, 2 अनुच्छेद याद रखना, एक तो 323A, एक 323B, जो संविधान संशोधन 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़े गए थे। कौन से? 323A और 323B, ये दोनों अनुच्छेद। और ये किस लिए हैं? इनमें दोनों में ही एक तो सेंटर की बात की गई है, एक स्टेट की, ये दोनों ही इसमें दिए गए हैं। याद रखना इस बात को। के अंतर्गत कर, श्रम, औद्योगिक विवाद, उपभोक्ता संरक्षण तथा पर्यावरण जैसे विषयों पर विशेष न्यायाधिकरण भी बनाए जाते हैं जो विशिष्ट विवादों को निपटाते हैं। ठीक है। फिर इसके बाद आते हैं प्रशासनिक अधिकरणों न्यायाधिकरणों के उद्देश्य। इनके क्या उद्देश्य हैं? प्रशासनिक न्यायाधिकरणों का मूल उद्देश्य विशेष प्रकार के विवादों का
त्वरित, किफ़ायती यानी कि जल्दी और किफ़ायती और विशेषज्ञता पूर्ण निपटारा सुनिश्चित करना है। सामान्य न्यायालयों की लंबी प्रक्रिया से विपरीत ये न्यायाधिकरण लचीली प्रक्रिया अपनाते हैं, जिससे न्याय तक पहुंच सरल बनती है। इसके माध्यम से न्यायालयों पर बोझ कम होता है और प्रशासनिक मामलों में विशेषज्ञ निर्णय प्राप्त होते हैं, जो प्रभावी शासन और प्रशासन की दृष्टि से आवश्यक है। इनका लक्ष्य प्रशासनिक जवाबदेही बढ़ाना और नागरिकों के अधिकारों की सुरक्षा को अधिक व्यवहारिक बनाना है। ठीक है, जो इसका उद्देश्य है वो है जो विवाद हैं उनका जल्दी से जल्दी निपटारा करना, और जो न्यायालय की लंबी प्रक्रिया है उनसे जल्दी जो प्रशासनिक अधिकरण है इसमें कार्य हो जाते हैं, और ये नागरिकों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए अधिक व्यवहारिक है। ठीक है, फिर आते हैं इसके बाद प्रशासनिक अधिकरणों के कार्य, इनके उद्देश्य पढ़े। एक एक्ट पढ़ा आपने, प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम 1985, एक 42वां संविधान संशोधन याद रखना, जिसमें 2 आर्टिकल जोड़े गए हैं, 323A और 323B, जिसमें CAT शॉर्ट में याद रखना और SAT सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स और स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स। ठीक है, इनके कार्य, प्रशासनिक न्यायाधिकरण मुख्यतः सेवा संबंधित विवादों जैसे नियुक्ति, पदोन्नति, वेतन, अनुशासनात्मक कार्यवाही और स्थानांतरण आदि मामलों की सुनवाई करते हैं। कुछ न्यायाधिकरण कर, पर्यावरण, उपभोक्ता संरक्षण, श्रम विवादों का निपटारा, कौन सा आर्टिकल में दिया गया था ये? 323B में। पर्यावरण, उपभोक्ता संरक्षण, श्रम विवादों का निपटारा। ठीक है, ये अर्ध न्यायिक कार्य करते हुए साक्ष्य की जांच, सुनवाई और निर्णय प्रदान करते हैं, जिन पर सामान्य न्यायालयों में लंबी कार्रवाई होती है। न्यायाधिकरणों द्वारा शीघ्रता से निपटाए जाते हैं। इस प्रकार ये न्यायिक प्रणाली को राहत देते हैं और नागरिकों के लिए त्वरित यानी कि जल्दी न्याय उपलब्ध कराते हैं। यहाँ पे जल्दी ही लिख लेना, शीघ्र इसकी जगह शीघ्र। ठीक है, फिर इसके बाद है इनकी शक्तियाँ। अब इनके पास क्या क्या पावर हैं? जो प्रशासनिक अधिकरण हैं इनके पास पावर क्या है? प्रशासनिक न्यायाधिकरणों को व्यापक और अर्ध न्यायिक शक्तियाँ प्राप्त हैं। इन्हें सिविल न्यायालय की अनेक शक्तियाँ प्राप्त हैं, जैसे समन जारी करना, किसी को नोटिस भेजना, गवाह बुलाना, विटनेस को बुलाना, दस्तावेज मंगाना, कोई डॉक्यूमेंट्स किसी से मंगवाना और साक्ष्यों की परीक्षा करना, जो भी साक्ष्य आएंगे, एविडेंस आएंगे, उनका एग्जामिनेशन करना। ये भारतीय साक्ष्य अधिनियम एक सिविल प्रक्रिया सहित संहिता की कठोरताओं से मुक्त होते हुए अपनी स्वयं की प्रक्रिया निर्धारित करते हैं, जिससे न्यायिक प्रक्रिया सरल और लचीली बनती है। इन्हें अपने आदेश की समीक्षा करने की शक्ति प्राप्त है और अवमानना से संबंधित सीमित दंडात्मक अधिकार भी प्राप्त होते हैं। इस प्रकार न्यायाधिकरण विशेष परिस्थितियों में न्यायिक कार्यों का प्रयोग करते हुए प्रभावी निर्णय देने में सक्षम है। ठीक है, थोड़ा सा बड़ा है ये क्वेश्चन, लेकिन आप 2-3 बार पढ़ोगे आपको समझ में आ जाएगा। फिर इसके बाद है न्यायिक निर्णय। प्रशासनिक न्यायाधिकरणों पर न्यायिक नियंत्रण सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय द्वारा कायम रखा गया है। जो ये ट्रिब्यूनल्स बनाए गए हैं प्रशासन पे कंट्रोल रखने के लिए, इन पर कंट्रोल करता है सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय, यानी कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक निर्णय एल चंद्रा कुमार बनाम यूनियन ऑफ इंडिया 1997 में यह घोषित किया गया कि न्यायाधिकरणों के आदेशों की न्यायिक समीक्षा उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226 और 227 और सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 32 में की जा सकती है। इससे यह स्पष्ट हो गया है कि न्यायाधिकरण अंतिम मंच नहीं है। जो न्यायाधिकरण है वो अंतिम मंच नहीं है और
उन पर संवैधानिक न्यायालयों का पर्यवेक्षण बना रहता है। इस प्रकार न्यायिक निर्णय न्यायाधिकरणों को निष्पक्ष और वैधानिक रूप से उत्तरदायी बनाती हैं। ठीक है, यह है इसके न्यायिक निर्णय। इन पे कंट्रोल कौन करता है? प्रशासनिक न्यायाधिकरणों पे प्रशासनिक जो अधिकरण है इन पे कंट्रोल करता है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। ठीक है, अनुच्छेद 32 याद रखना, अनुच्छेद 226 याद रखना। इनके तहत निर्णय लिया जाता है इन न्यायालयों पर। और ये वाला केस, ठीक है। इसके बाद आता है इसका निष्कर्ष। सारी हेडिंग्स लिख लेना। जितने भी क्वेश्चन, मैंने आपको 5 क्वेश्चन बताए हैं, वीडियो को देखते देखते आप हेडिंग लिख लेना सारी। और जो जो आपको की पॉइंट अच्छा लगे, जो जो आपको लगे कि आप इसको आसानी से याद कर सकते हो, उस कीवर्ड को उसके सामने ही लिख लेना। ठीक है, सबसे पहले सारी हेडिंग लिखना। कोई केस है, कोई आर्टिकल है, कोई संविधान संशोधन है, उसको लिखना। ठीक है, जो मेन चीज़ें उनको ज़रूर याद रखना, जैसे कि हेडिंग्स हैं आपके, कोई केस है, कोई आर्टिकल है, कोई अधिनियम है। ठीक है, फिर इसका जो निष्कर्ष है वो ये कहता है कि यह कहा जा सकता है कि प्रशासनिक न्यायाधिकरण आधुनिक प्रशासनिक व्यवस्था का अनिवार्य अंग बन चुके हैं। इनकी स्थापना ने न केवल न्यायालयों का बोझ कम किया है, बल्कि प्रशासनिक विवादों का शीघ्र और विशेषज्ञतापूर्ण समाधान भी संभव बनाया है। यद्यपि इनकी संरचना और कार्यपालिका में कुछ सुधार की आवश्यकता है, तथापि भारतीय न्याय व्यवस्था में प्रशासनिक न्यायाधिकरण एक प्रभावी, उपयोगी और व्यवहारिक न्यायिक मंच के रूप में स्थापित हो चुके हैं। ठीक है, बस ये आज के 5 क्वेश्चन हैं। अगले 5 क्वेश्चन मैं जल्द ही करा दूंगी, 10 तारीख से पहले करा दूंगी। ठीक है, तब तक आप इन 5 क्वेश्चनों को रेडी कर लो।